नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर की यादों और हकीकतों में उतर रहे हैं जब एक शख्स की एक तिरछी नज़र, एक हल्की सी मुस्कान, वो जैसे पूरे देश की धड़कनें बन जाती थी। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले, कहना चाहिए निर्विवाद सुपरस्टार राजेश खन्ना की। हमारे पास आज चर्चा के लिए स्रोत के रूप में राजेश खन्ना इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार एंड हिज फॉल शीर्षक वाले लेख के कुछ अहम हिस्से हैं। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी फिल्मों की गिनती करना या हिट गानों को याद करना नहीं है, बल्कि उस अभूतपूर्व स्टारडम की पहेली को समझने की कोशिश करना है। मतलब वो कैसे बना, उसके पीछे का इंसान कैसा था, और आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनसे ये तिलिस्म धीरे धीरे धुंधला सा पड़ गया। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये एक पूरे युग की कहानी है, बदलते समाज की, और हाँ, शोहरत की धूप छांव की कहानी। आपने बिल्कुल सही कहा। राजेश खन्ना की कहानी को सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबरों या फिल्मी गपशप के चश्मे से देखना वो नाइंसाफी होगी। ये कहानी है 1970 के दशक के भारत की। वो भारत जहाँ उम्मीदें बदल रही थीं, दर्शकों का मिजाज बदल रहा था। और ये कहानी है उस चमक की, उस प्रसिद्धि की, जो इंसान को आप कह सकते हैं अर्श पर भी पहुंचा सकती है और अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ भी सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत हम करते हैं 1960 के दशक के आखिरी सालों से। उस वक्त भारतीय सिनेमा पर रोमांटिक हीरो का जादू छाया हुआ था। दर्शक क्या चाहते थे? पर्दे पर कोमल भावनाएं, प्यार, संगीत, यही सब। और उसी दौर में अमृतसर का एक नौजवान जतिन खन्ना मुंबई आता है अपनी किस्मत आजमाने। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतता है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट हंट, और अपना नाम बदल लेता है राजेश खन्ना। ये जीत एक लॉन्च पैड तो थी, पर शायद मंजिल अभी दूर थी। तो था, इसमें कोई शक नहीं। पर स्टारडम का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है ना। स्रोत यही बताते हैं कि उनकी शुरुआती कुछ फिल्में आईं और चली गई। मतलब कोई खास हलचल नहीं हुई। लेकिन फिर साल आया 1969 और फिल्म आई आराधना। और आराधना, बस यही से जैसे सब कुछ बदल गया। वो किशोर कुमार की आवाज, वो गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और वो पहाड़ी रास्तों पर जीप चलाते राजेश खन्ना का अंदाज, वो गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराना, वो क्या था? वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक एहसास था, एक कनेक्शन था जो सीधा सीधा दर्शकों के दिलों में उतर गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो। उसी एक पल से, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, राजेश खन्ना सिर्फ एक कामयाब एक्टर नहीं रहे, वो एक फिनोमिनन बन गए। मतलब वो सिर्फ एक मशहूर हस्ती नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए, जिसका असर लोगों के उनके व्यवहार पर, उनके फैशन पर, यहाँ तक कि उनकी सोच पर भी पड़ने लगा था। और यहां से जो हुआ, वो तो मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद पहले कभी देखा ही नहीं गया था। 1969 से 1972, सोचिए, महज 3 साल के अंदर लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में। 15। हाँ, हाँ। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। जरा सोचिए तो, एक के बाद एक 15 हिट्स। ये कल्पना से परे लगता है आज। और ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश नहीं थी। ये एक सामाजिक जुनून था, एक सामूहिक दीवानगी। स्रोत में उन बातों का जिक्र है जो आज हमें शायद थोड़ी अविश्वसनीय लगे, जैसे लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं। उनकी सफ़ेद कार, वो जहां रुकती थीं, लड़कियों की लिपस्टिक के निशानों से लाल हो जाती थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये। ये सिर्फ गपशप नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी। वाकई। उनके कार्टर रोड वाले बंगले आशीर्वाद के बाहर का नजारा, वो तो कहते हैं रोज का था। घंटों तक महिलाओं और लड़कियों की भीड़, बस अपने काका, हाँ, उन्हें प्यार से काका ही बुलाते थे सब, कि एक झलक पाने के लिए। आज के सोशल मीडिया के दौर में भी शायद शायद ऐसी दीवानगी की कल्पना करना मुश्किल है। वो पर्सनल टच था शायद। हाँ, बिल्कुल। उस दौर की जो सबसे प्रतिष्ठित फिल्मफेयर मैगजीन थी, उसने इसे बाकायदा नाम दिया था द राजेश खन्ना क्रेज। इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े निर्देशक, वो कहने लगे थे, जब राजेश खन्ना मुस्कुराते हैं तो बॉक्स ऑफिस मुस्कुराता है। वाह। हाँ, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, वो जैसे सफलता की गारंटी बन चुका था। वो जैसे रोमांस की जीती जागती परिभाषा बन गए थे। एकदम कोमल, भावुक, आंखों में खास एक मासूमियत सी थी, जो दर्शकों को सीधा सीधा अपने साथ जोड़ लेती थी। आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग, सफर, हाथी मेरे साथी, ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं। नहीं, ये पर्दे पर उकेरी गई कविताएं थीं,
जिनमें जिंदगी के रंग थे, प्यार था, दर्द था और एक अजीब सा अपनापन था। उन्हें सिर्फ पसंद नहीं किया जा रहा था, ऐसा लगता था उन्हें पूजा जा रहा था। हाँ, एक हद तक तो यही सच है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों का मिजाज वो वक्त के साथ हमेशा एक सा नहीं रहता, है ना? और जैसे ही 70 का दशक आधा बीता, बदलाव की आहट साफ सुनाई देने लगी। बिल्कुल, बिल्कुल। 1970 के दशक के मध्य तक आते-आते सिनेमा का कैनवस बदल रहा था। पर्दे पर एक नए किस्म के नायक की, कहना चाहिए, ज़रूरत महसूस होने लगी थी। एक ऐसा नायक जो थोड़ा लंबा हो, जिसकी आवाज़ में गहराई हो, आंखों में कोमलता की जगह समाज और व्यवस्था के प्रति एक गुस्सा झलकता हो। और इसी खाली जगह को भरने के लिए उभरे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, हाँ? यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि ये सिर्फ सिनेमा का बदलाव नहीं था, दर्शक खुद बदल रहे थे। देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इमरजेंसी लागू होने का माहौल बन रहा था। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। चारों तरफ एक सामाजिक अशांति सी महसूस हो रही थी। हाँ, वो मोहभंग वाला दौर था शायद। बिल्कुल। ऐसे में खन्ना का जो वो आदर्शवादी सपनों जैसा लगभग पलायनवादी रोमांस था, वो शायद उस वक्त की कठोर हकीकत से थोड़ा दूर लगने लगा। सही कहा। उस माहौल में शायद लोगों को एक ऐसे हीरो की ज्यादा जरूरत महसूस हुई जो उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनके गुस्से को पर्दे पर आवाज दे सके। जमीनी हकीकत से जुड़ा एंग्री यंग मैन वो ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा अपना लगने लगा। और इसका सीधा असर राजेश खन्ना के करियर पर पड़ा। उनका जादू वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी फिल्में पहले जैसा कमाल नहीं कर पा रही थी। कुछ तो बॉक्स ऑफिस पर असफल भी होने लगी। कहते हैं जो निर्माता कभी उनकी एक झलक पाने, उनकी डेट्स लेने के लिए महीनों इंतजार करते थे, अब उनके फोन कॉल्स का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते थे। ये उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। मतलब जो इंसान सफलता के शिखर पर रहा हो, जिसके एक इशारे पर इंडस्ट्री चलती हो, उसके लिए ये बदलाव, ये स्वीकार करना यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। और स्रोत इस दौर के बारे में कुछ अंदरूनी बातें बताते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक राजेश खन्ना इस असफलता के दौर में थोड़े मूडी हो गए थे, अप्रत्याशित हो गए थे और शायद कुछ हद तक अहंकारी भी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि शायद वो इस अचानक आई गिरावट को, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वहीं कुछ दूसरे सूत्र इस ओर भी इशारा करते हैं कि उन्हें इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ लोगों से मिले धोखे या कहना चाहिए विश्वासघात ने भी बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। देखिए, प्रसिद्धि के शिखर से गिरना कभी आसान नहीं होता और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थे। और नतीजा ये हुआ कि जो शख्स कभी लाखों करोड़ों दिनों की धड़कन हुआ करता था, वो धीरे धीरे अपने ही बनाए आलीशान बंगले आशीर्वाद में तन्हाई महसूस करने लगा। बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी, सिनेमा बदल रहा था, दर्शक बदल रहे थे और शायद वो इस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पा रहे थे या शायद मिलाना नहीं चाहते थे। लेकिन पर्दे के उस सुपरस्टार राजेश खन्ना के पीछे एक और इंसान भी था, जतिन खन्ना, जो कहते हैं बेहद संवेदनशील था। शायद उनकी यही गहरी संवेदनशीलता थी जो उनके किरदारों में भी उतर आती थी और लोगों को छू जाती थी। हाँ, बिल्कुल। उनके करीबी लोगों का जिक्र करते हुए स्रोत बताते हैं कि वो भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते थे, शायद आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा। यही चीज जहां उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बनाती थी, शायद यही उनकी निजी जिंदगी में एक कमजोरी भी साबित हुई। भावनाओं का ये ज्वार, ये उन्हें कई बार अंदर से अस्थिर कर देता होगा। उनकी निजी जिंदगी का एक और अहम पहलू था अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी, जो हमेशा सुर्खियों में रही। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें, कहते हैं, बेपनाह मोहब्बत भी थी और गहरा दर्द भी। हाँ, स्रोत में इस बात का जिक्र है कि जब उनकी शादी हुई, डिम्पल की उम्र महज 16 साल थी। वो स्कूल में ही थी तब। शादी के फौरन बाद वो मां बन गईं, जबकि राजेश खन्ना वो उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे, एक लिविंग लेजेंड। और शायद थोड़ा अहंकार भी। इन सब चीजों ने मिलकर इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर दी। स्रोत बताते हैं कि वो सालों तक अलग रहे, हालांकि उन्होंने कभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया। अच्छा। हाँ, ये उनके जीवन की एक और जटिल परत थी, जो शायद बाहरी दुनिया की नजरों से बहुत अलग थी। बाद के सालों में, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उन्होंने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 1990 के दशक में वो नई दिल्ली से
कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी चुने गए। लेकिन वो करिश्मा, वो चमक जो फिल्मी पर्दे पर थी, वो राजनीति के मंच पर नहीं आ सकी। शायद राजनीति का मिजाज उनके कलाकार मन से मेल नहीं खाता था। और ये सच है, राजनीति में उन्हें वो मकबूलियत नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद आज भी जब भी उनकी फिल्मों के गाने बजते हैं, चाहे वो आनंद का कहीं दूर जब दिन ढल जाए हो, या बावर्ची का तुम बिन जीने कैसा जीवन, या फिर अमर प्रेम का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को बरबस उनकी वो सौम्य मुस्कान, वो आंखों की शरारत और वो दिल छू लेने वाला अंदाज वो याद आ ही जाता है। उनका फिल्मी योगदान, वो दौर जो उन्होंने रचा, वो भुलाया नहीं जा सकता। जुलाई 2012 में 69 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के साथ जैसे भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय वो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन अपने जीवन के आखिरी कुछ सालों में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे। और उन इंटरव्यूज में वो एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे अनुभवी इंसान की तरह बात कर रहे थे, जिसने जिंदगी के चरम सुख और गहरे दुख दोनों को बहुत करीब से जिया था और समझा था। उनमें एक दार्शनिक सी शांति झलकती थी। उनका एक कथन, जिसका जिक्र श्रुत में भी है, बहुत मशहूर हुआ और उनके अनुभव को बखूबी बयान करता है। उन्होंने कहा था, प्रसिद्धि इत्र की तरह होती है, आप इसका आनंद ले सकते हैं लेकिन इसे पी नहीं सकते। हाँ, कितनी सीधी मगर कितनी गहरी बात है ये। बिल्कुल, ये एक ऐसी पंक्ति है जो शायद वही शख्स कह सकता है जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ हो और फिर उसके ढलान को भी महसूस किया हो। ये सिर्फ एक मशहूर कहावत नहीं, ये उनके अपने जीवन के कड़वे मीठे अनुभवों का निचोड़ है। और ये सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए गहरा सबक है जो सफलता या प्रसिद्धि के पीछे भागता है कि ये बाहरी चीजें हैं, इनका आनंद ले, लेकिन इन्हें अपनी पहचान या अपने अस्तित्व का आधार न बनने दें। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? राजेश खन्ना सिर्फ भारत के पहले सुपरस्टार नहीं थे, वो उस दौर के भारत का, उस दौर की सोच का एक आईना थे। एक ऐसा दौर जब प्यार में आज की तरह जटिलता नहीं थी, एक मासूमियत हुआ करती थी, जब फिल्मों के डायलॉग्स वो शायरी जैसे लगते थे, कानों से होकर दिल में उतर जाते थे, और जब कहानी में एक्शन से ज्यादा भावनाओं का वजन होता था। उनकी फिल्में उस गुजरे हुए वक्त की कहानी कहती हैं। हाँ, और उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि शोहरत, कामयाबी, ये सब वक्त के साथ बदल सकते हैं, ये अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पीछे रह जाती है वो है एहसास, वो भावनाएं जो किसी कलाकार ने अपने काम के जरिए जगाएं, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। और अगर हम इसे जरा बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कलाकार और दर्शक के बीच बदलते रिश्ते की भी कहानी है। कैसे समाज बदलता है और उसके साथ साथ दर्शकों की जरूरतें, उनकी पसंद और उनकी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। तो अगली बार जब आप रेडियो पर या कहीं और वो गाना सुने, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, तो एक पल रुककर उस इंसान को जरूर याद कीजिएगा जिसने खुद इस पहेली को जिया, इसकी ऊंचाइयों को भी और इसकी गहराइयों को भी। और जाते जाते हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का दौर ये सोशल मीडिया का दौर है, जहां चीजें पल में वायरल होती हैं और अगले ही पल भुला दी जाती हैं। प्रसिद्धि अक्सर बहुत क्षणिक होती है ना? हाँ, बिल्कुल। खन्ना जैसी गहरी, भावनात्मक और दशकों तक टिकने वाली सुपरस्टारडम, जिसमें लगभग एक निजी रिश्ता सा बन जाता था दर्शकों का कलाकार से, क्या वो आज के दौर में संभव है या वो उस खास दौर का, उस खास मिजाज का ही एक अनूठा फिनोमेनॉन था जिसे शायद अब दोहराया नहीं जा सकता?